आज हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल को हम कैसे वैल्यूएट करते हैं, अकाउंटिंग टर्म में हम इसका क्या यूज है और कब कब अकाउंटिंग टर्म में गुडविल को हम यूज करते हैं। तो गुडविल को वैल्यूएशन के लिए हमें क्यों क्यों जरूरत होती है, इन 3 केसेस में जरूरत होती है। नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कब जरूरत होती है गुडविल की, इन 3 केसेस में। कौन से केसेस है वो? इन द केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि क्या सोल प्रोप्राइटरशिप में कब जरूरत होती है। इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप में क्या जरूरत होती है। एंड इन द केस ऑफ कंपनी, और कंपनी को क्यों जरूरत होती है गुडविल की वैल्यूएशन करने की। तो आप अब आते हैं कि अगर हम इसकी वैल्यूएशन 3 अगर हम देखें तो इन 3 में एक वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मे बी मेड ड्यू टू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन, इसमें कौन सी रीजन है। अगर हमने सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की वजह तरफ से देखते हैं गुडविल की वैल्यूएशन क्या है, कब जरूरत पड़ती है, इफ द फर्म इज सोल्ड टू अनदर पर्सन, अगर उस फर्म को या उस बिजनेस को एक किसी दूसरे व्यक्ति को बेचा जाता है, तब गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत होती है। दूसरा क्या है, इट में टेक्स एनी पर्सन एज अ पार्टनर, अगर वो सोल प्रोप्राइटरशिप की जगह वो एक पार्टनरशिप फर्म में अपने आप को कन्वर्ट करना चाह रहा है और किसी पार्टनर को लाना चाह रहा है अपने बिजनेस में, तब गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत होती है। एंड इट इज अ कन्वर्ट इनटू द कंपनी, अगर वो पार्टनरशिप की जगह कंपनी बनाना चाह रहा है, वो वेदर इट इज प्राइवेट कंपनी और जो आपकी पब्लिक कंपनी है, किसी भी तरीके की कंपनी बनाना चाह रहा है, तब भी उसे गुडविल की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से उसे गुडविल सोल प्रोप्राइटरशिप में इन समय में 3 समय में जरूरत पड़ती है गुडविल को करने की, या तो वो खुद ही दूसरे अपना बिजनेस बेच रहा हो, सेल कर रहा हो, या पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो रहा हो, या किसी कंपनी में कन्वर्ट हो रहा हो। दूसरी कंडीशन क्या है, इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, इसमें बहुत सारे केसेस हैं, आपने 12th में भी पढ़ा होगा इसके लिए कि पार्टनरशिप फर्म को गुडविल के वैल्यूएशन की क्यों जरूरत पड़ती है। इफ एनी न्यू पार्टनर, अगर पार्टनरशिप फर्म पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है, तो उसमें पार्टनरशिप नेम से ही है कि उसमें बहुत सारे पार्टनर्स होंगे। तो पार्टनर्स में अगर कोई पार्टनर छोड़ के चला जाता है, रिटायरमेंट के समय है, या कोई नया पार्टनर एडमिट करता है उसमें, तो ये सारे इस कंडीशन, जैसे न्यू पार्टनर के समय है, इफ एनी ओल्ड पार्टनर रिटायर, अगर कोई पुराना पार्टनर रिटायर हो रहा है फर्म से, इफ देयर इज एनी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज होता है, अगर पार्टनर कोई किसी की डेथ किसी पार्टनर की हो जाती है, एंड इफ डिफरेंट पार्टनरशिप फर्म आर एमलगेमेटेड, यानी कि 2-3 पार्टनर्स जो फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, वो एक साथ एमलगेमेट होती हैं। एंड इफ एनी फर्म इज सोल्ड, अगर कोई फर्म को बेचा जाता है, पार्टनरशिप फर्म को बेचा जाए, या वो एक कंपनी में कन्वर्ट हो रही हो, इनमें से कोई भी कारण होगा जिसमें हमें गुडविल की वैल्यूएशन की नीड होगी, उस समय हमें गुडविल को वैल्यूएट करना ही होगा, और उससे ही उसकी मॉनेटरी टर्म में उसको कंसीडर करके उसकी कैलकुलेशन करते हैं। तीसरा आता है कंपनी, कि इन केस ऑफ अ कंपनी, कंपनी के समय हम कैसे कंसीडर करते हैं कंपनी को देखते समय। तो क्या है, सबसे बड़ी चीज है, इफ अ गुडविल इज ऑलरेडी बीन रिटन ऑफ इन द पास्ट, अगर हमने गुडविल को पहले राइट ऑफ कर दिया है और लेकिन हमें फिर अब जरूरत है बुक ऑफ अकाउंट्स में दिखाने के लिए, तो हम इसको गुडविल को वैल्यूएट करेंगे। एंड दूसरा क्या है, इफ एनी एग्जिस्टिंग कंपनी इज बीइंग टेकन विद द एमलगेमेटेड, अगर कोई कंपनी एमलगेमेट होती है, तो भी हम एमलगेमेशन का मतलब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में व्हाट इज एमलगेमेशन इन सब में मैंने बता दिया था। तो इफ एनी एग्जिस्टिंग कंपनी इज बीइंग टेकन विद एमलगेमेटेड विद अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी, अगर एमलगेमेट होती है तब गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत होती है। इफ द स्टॉक एक्सचेंज कोटेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ शेयर्स, अगर शेयर्स की वैल्यू को कोटेशन करती है, स्टॉक एक्सचेंज कोटेट करती है, तो जरूरत पड़ती है। अगर दूसरी चीज नेक्स्ट क्या है, इफ द शेयर्स आर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू, अगर उसकी मार्केट वैल्यू और फेयर वैल्यू मेथड्स को अपनाते हैं। अभी आपने वैल्यू ऑफ शेयर्स आगे मैं पढ़ाऊंगी कि वैल्यू ऑफ शेयर्स का भी, वैल्यू ऑफ शेयर्स जो टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जब शेयर्स की वैल्यूएशन करनी होती है उस समय भी गुडविल को गुडविल की जरूरत होती है। तो इन सभी केसेस में, यानी कि आपने पढ़ा किसके किसके बारे में
अगर हम एमलगेमेट कर रही है एक कंपनी दूसरी कंपनी में, या उसको राइट ऑफ कर दिया है गुडविल को और उसे फिर बुक ऑफ अकाउंट में दिखाना है। तीसरी चीज, अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज में वैल्यू ऑफ शेयर्स देखने कोटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरी चीज, अगर फेयर मार्केट मतलब जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसको देखना है शेयर की। तो इन सभी कारणों से एक कंपनी को गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। अब आते हैं कि इसके कौन कौन से मेथड्स हैं, हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसके मेथड्स तो तीन चार हैं, वैल्यूएशन मेथड्स, कैपिटलाइजेशन मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, काफी मेथड्स हैं। यहाँ पे हम जो है मेथड्स पढ़ेंगे, देखिए कौन कौन से हैं। देखिए, ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये वाला एक मेथड है कि ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज मेथड, जो ये वेटेड एवरेज मेथड है। कैपिटलाइजेशन मेथड है, एन्युटी मेथड है, एंड सुपर प्रॉफिट मेथड है। इसको हम एक एक करके सबको विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे। अगर हम फर्स्ट देखते हैं ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसको हम एक एग्जांपल के पहले तो हम थोड़ी सी थ्योरी जान लेते हैं कि क्या है ये हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, देखते हैं। तो जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है, इसमें मैं हेडिंग रह गई है। एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है अंडर दिस मेथड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट फ्यू ईयर, जितने भी ईयर के प्रॉफिट हैं उनको हम क्या करते हैं, जितने भी ईयर के प्रॉफिट है उनको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर प्लस करके जो नंबर ऑफ ईयर्स है उनसे हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाता है। ये सभी लोग बच्चे जानते होंगे आप लोग कि कैसे एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो और जब हम गुडविल निकालनी होती है तो क्या करते हैं, जो ईयर परचेज दिया रहता है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एवरेज प्रॉफिट को। जैसे मैंने आपको देखिए यहाँ पे भी दिखाया है कि प्रॉफिट बेसिस मेथड पे कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल द ईयर्स, जितने ईयर हैं उनका टोटल निकाल लेते हैं डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स। एंड अब जब आपका एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाता है तो हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज। इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट मेथड है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इस एक चीज ध्यान रखने वाली है आपको कि जब आप ये प्रॉफिट निकाल रहे हो, मतलब एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हो और इसमें डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स का जो आपको प्रॉफिट दिया होगा, तो उस समय हमें कुछ एडजस्टमेंट भी करने होते हैं। उन एडजस्टमेंट का ध्यान में रखना, अगर क्वेश्चन में वो एडजस्टमेंट दिए हैं तो उन एडजस्टमेंट को भी ध्यान में रखेंगे। वो एडजस्टमेंट कैसे है, मैंने यहाँ पर कोशिश करिए, कुछ एडजस्ट एक आध हो सकता है छूटा भी हो, लेकिन मैंने मोस्ट ऑफ द जितने भी यूज होते हैं क्वेश्चन में आते हैं वो सभी मैंने यहाँ पे कोशिश करी कि दिखा दूं आप लोग को। अगर स्पेकुलेटिव और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट यानी कि अगर कोई ऐसा प्रॉफिट जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकदम से हो जाता है ना, यानी गैम्बलिंग करी है ना, उसमें एकदम प्रॉफिट हो गया, तो इस तरीके से जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट है अगर होता है तो उसको हम उस रिस्पेक्टिव ईयर में से, रिस्पेक्टिव ईयर का जो प्रॉफिट है उसमें से हम माइनस कर देते हैं। तो स्पेकुलेटिव या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट है तो उसको हम माइनस करेंगे। अगर लॉसेज है, फ्यूचर लॉसेज जिसे कहेंगे, अगर हमने कोई चीज लगाई और उसमें हमें लग रहा है कि लॉस होने के लॉस हुआ है, तो इस तरीके का अगर लॉस है, फ्यूचर लॉसेज है, तो उसको हम माइनस कर देंगे। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, अगर कोई इन्वेस्टमेंट है, कहीं लैंड में पैसा लगाया, क्यों सिक्योरिटी बॉन्ड में पैसा लगाया, उससे कोई इनकम हुई है, तो वो इनकम को हम माइनस कर देते हैं रिस्पेक्टिव ईयर के प्रॉफिट में से। ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, इसमें यहाँ पर देखिए ओवर वैल्यूएशन है तो माइनस होगा, और अंडर वैल्यूएशन, मैंने अंडर वैल्यूएशन यहाँ नहीं लिखा, मैं सोचा था कि एक्सप्लेन कर दूंगी उसी समय आपको। अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ द, हाँ लिखा तो है, ठीक है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक अगर है तो वो माइनस होगा, और अगर अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है तो वो प्लस होगा। लेकिन इसको भी करने का थोड़ा सा ट्रीटमेंट अलग अलग है कि इसको हम दो जगह दिखाते हैं। ओवर वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक अगर करंट ईयर, मतलब सपोज 2012 का ओवर वैल्यूएशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम ओवर वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक 2012 में तो माइनस कर देंगे, लेकिन हम 2011 में उसको, सॉरी 2013 में उसको प्लस कर देंगे। तो इस तरीके से अभी मैं क्वेश्चन इसका कराऊंगी तो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और मैनेजर्स रेम्यूनरेशन, मैनेजर्स रेम्यूनरेशन को माइनस करते हैं अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन एक चीज आप क्वेश्चन में
को सॉल्व करते समय ध्यान में रखिएगा कि मैनेजर को रेम्युनरेशन को हम तभी कंसीडर करेंगे, मैनेजर्स रेम्युनरेशन को, जब वो मैनेजर उस कंपनी के हित में काम कर रहा हो। अगर ऐसा कुछ नहीं दिया होगा क्वेश्चन में कि मैनेजर कंपनी के हित में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसको मैं जोड़ूं या नहीं जोड़ूं, और कोई इंफॉर्मेशन इस तरीके की क्वेश्चन में अगर नहीं दी हुई है, तो आप एज्यूम कर सकते हैं। एज्यूम करके क्वेश्चन में नीचे लिख दीजिए कि हमने ये माना है कि मैनेजर जो है वो कंपनी के हित में काम कर रहा है, जिसकी वजह से उसे ये रेम्युनरेशन मिला है। तब तो आप उसे माइनस कर देंगे। और अगर आप उसको नहीं माइनस करना चाह रहे हैं, तो आप एजम्पशंस में लिख देंगे कि we assume that manager's remuneration is given for his is given for not मतलब जो उसके जो काम है उसकी वजह से उसे मैनेजर रेम्युनरेशन नहीं दिया गया है, यानी कि दिस इज नॉट गिवन फॉर हिज एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बिजनेस की है उसकी वजह से उसे ना दे करके एक सिंपल ऐसे ही दिया गया है, इस वजह से हमने इसको माइनस नहीं किया या इसको कंसीडर क्वेश्चन में नहीं किया है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, मैनेजर्स रेम्युनरेशन तभी कंसीडर होगा जब क्वेश्चन में ये दिया हो कि ये कंपनी के मैनेजर जो है कंपनी के हित में काम कर गया, जिसकी वजह से इसको रेम्युनरेशन दिया गया है। तो ये मैनेजर रेम्युनरेशन का देख लिए। फिर आपका वही अपोजिट आ जाता है, जो आपने माइनस किए थे, यहाँ पे प्रॉफिट माइनस किया था स्पेकुलेटिव, अगर लॉस होता है तो वो प्लस हो जाएगा। फ्यूचर इनकम, यहाँ पे फ्यूचर लॉस आपने माइनस किया था, अगर फ्यूचर इनकम होती है लॉस की जगह तो वो प्लस कर देंगे रिस्पेक्टिव ईयर के प्रॉफिट में। अंडर वैल्यूएशन मैंने आपको ये समझा ही दिया, अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक दिखाया गया है तो उसे हम माइनस कर देंगे, बट अगर अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है तो उसको हम प्लस कर देंगे। तो इस चीज में आप किसी एक माइनस वाली साइड को याद कर लीजिए या प्लस वाली साइड को, किसी एक साइड को याद कर लेंगे तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी। लेकिन ये मैंने नोट दिया हुआ है, जो मैंने आपको बार बार ये बात कही थी कि अगर मान लीजिए रिस्पेक्टिव ईयर से कंसर्न दिया हुआ है, एक चीज मैं आपको समझा दूं, मान लीजिए 5 साल का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 2010, 11, 12, 13, 14, 5 साल का दिया गया है, और अगर आप में से इसमें से कोई सा भी ऐसा एक्सपेंसिव जो ये कहते हैं 2011 में ऐसा हुआ, लॉस हुआ, 2012 में फ्यूचर इनकम हुई, इस तरीके से अगर रिस्पेक्टिव ईयर को उन्होंने हाईलाइट किया है, तो ये जो क्वेश्चन जो मतलब ये एडजस्टमेंट है वो रिस्पेक्टिव ईयर में ही करेंगे। लेकिन अगर ऐसा रिस्पेक्टिव ईयर नहीं दिया गया है और उन्होंने सिर्फ ये कहा कि ये लॉस हुआ है, ये प्रॉफिट हुआ है, तो आप क्या करेंगे, सारे को जोड़ करके, सारे प्रॉफिट को जोड़ करके उसमें से नीचे माइनस कर देंगे। टोटल में से जो टोटल आएगा प्रॉफिट का, उसमें से उस जो फ्यूचर इनकम हो या फ्यूचर लॉस हो उसको माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से समझ में आया कि कैसे एडजस्टमेंट हम करते हैं। और इन एडजस्टमेंट को बहुत ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सिंपल वाले तो क्वेश्चंस आपके 12th लेवल तक आ जाते हैं, लेकिन जब आप बीकॉम लेवल में आ जाते हैं तो इस तरीके के एडजस्टमेंट करने से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि आपको एडजस्टमेंट कुछ ना कुछ करना पड़े। तो इस तरीके से इस एडजस्टमेंट को ध्यान में रखिएगा। एंड दीज आइटम्स आर डिडक्टेड एडेड, जो मैंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही मैंने आपको अभी जो नोट में लिखा हुआ है वही मैंने आपको अभी बोला था कि रिस्पेक्टेड ईयर में से, रिस्पेक्टिव जो ईयर है उसी में से हम माइनस करते हैं या प्लस करते हैं, जो भी उसका ट्रीटमेंट होता है। तो इस तरीके से आपको एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट भी पता चलेगा कि किस तरीके से हम एडजस्टमेंट करते हैं प्रॉफिट में। अब आते हैं कि हम फर्स्ट हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, मेथड, कि ये वाला मेथड, अंडर दिस मेथड, जो मेथड हमने पढ़ा था, कौन सा मेथड पढ़ा था कि एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसको फिर हम देखते हैं कि इसको हम कैसे निकालते हैं। सिंपल हमने निकाल लिया कि हमने टोटल प्रॉफिट निकाला आफ्टर एडजस्टमेंट, जो एडजस्टमेंट हमने प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्लेन किए, उसमें अगर क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट दे रखा है तो उसको पहले हम एडजस्ट करेंगे, देन हम उसको प्लस करेंगे प्रॉफिट को, उसको नंबर ऑफ ईयर से माइनस कर देंगे। तो ठीक है, समझ में आया। उसके बाद आता है कि अगर हम इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझते हैं, है ना, कि किस तरीके से आप किसको करोगे। तो सिंपल ले लेते हैं। यहाँ पे आपका देखिए इलस्ट्रेशन 1 क्या कह रहा है, सुमाना, सपर्णा एंड अपर्णा आर पार्टनर्स इन अ फर्म, एक फर्म में पार्टनर हैं और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो इज 3:2:1 and the partnership deed provides that on the retirement of a partner goodwill shall be calculated on the basis of 5 years purchase। ये ध्यान में रखिएगा, 5 years क्या है, 5 years purchase of the average net profit। नेट प्रॉफिट वर्ड याद करिएगा,
average net profit of the preceding 8 years. Aparna retires from the business on 31st December 1993. Aparna retirement हो जाता है उसका 31st December 1993. The net profit for the 8 years, इन्होंने 8 साल के net profit दिए हैं आर एस फॉलोज. ये इन्होंने दे रखा है 1996 में 6000, 97 में 12000, इस तरीके से उन्होंने पूरे 8 साल के 2003 तक के प्रॉफिट दे रखे हैं. अब वो ये कहता है कंप्यूट द गुडविल ऑफ द फर्म विच इज पेबल टू अपर्णा. अपर्णा का सिर्फ देखिए यहाँ पे 3 पार्टनर्स है, उन्होंने सिर्फ अपर्णा का पूछा है कि अपर्णा को गुडविल उसकी कैलकुलेट कीजिए कि अपर्णा को कितना गुडविल देगी. नाउ कम टू द सॉल्यूशन. क्या है सॉल्यूशन, देखिए क्या कहता है वो. एवरेज प्रॉफिट सबसे मैंने, क्योंकि इसमें देखिए इस वाले क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दे रखा, सिंपल उन्होंने ईयर दिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि किस साल में लॉस हुआ है, किस साल में प्लस हुआ है, कोई खर्चे हुए हैं, इस तरीके का कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिए. तो हम क्या करेंगे, कोई एडजस्टमेंट की इसमें जरूरत नहीं है. और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 8 ईयर्स, यहाँ पर 8 साल का प्रॉफिट हमने निकाल लिया, और उसके बाद 8 साल के प्रॉफिट निकालने के बाद हमने क्या करा, यहाँ पर 8 साल का प्रॉफिट जोड़ लिया. कितना जोड़ करके आया यहाँ पे, 6000, 12000, इन सबको जोड़ करके अपॉन 8 कर दिया. ये क्योंकि 8 साल था हमारा, 8 साल के प्रॉफिट थे, अपॉन 8 करा तो हमारे पास कितना आ गया, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 8 ईयर्स कितना आया, 22,000. अब क्योंकि हमें गुडविल निकालनी है, सिर्फ हमारा एवरेज नेट प्रॉफिट वर्ड क्यों यूज किया, यहाँ पे आप एवरेज प्रॉफिट भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन नेट प्रॉफिट वहां पे वर्ड यूज करना बहुत जरूरी हो जाता है जहां पे आप एडजस्टमेंट करते हैं, क्योंकि नेट निकला हुआ है. सारे जो भी एडजस्टमेंट हैं, जो भी खर्चे या कुछ जो लॉसेज हैं, इनकम है, उनको आपने आफ्टर एडजस्टमेंट ये प्रॉफिट निकाला है. तो एवरेज नेट प्रॉफिट वहां पर वर्ड यूज करेंगे तो ज्यादा, इसे हम एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट वर्ड भी यूज करते हैं, एएपी जिसे कहेंगे. तो एएपी भी कह सकते हैं, एवरेज नेट प्रॉफिट भी कह सकते हैं. तो इस तरीके से यहाँ पर आप एवरेज प्रॉफिट भी वर्ड यूज करेंगे तो कोई गलती नहीं होगी. तो यहाँ पे एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट कितना आया आपका, 22,000. एंड टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी हुई, मैंने ये कहा था जितना नेट प्रॉफिट होता है उसको ईयर्स परचेज में से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में दिया होगा, मैंने जब क्वेश्चन पढ़ रही थी देखिए तब मैंने आपको हाईलाइट भी किया था कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बेसिस ऑफ 5 इयर्स परचेज ऑफ द एवरेज, यानी कि ये चीज हमें ध्यान में रखनी है गुडविल निकालने के लिए. विदाउट दिस इंफॉर्मेशन हम गुडविल को नहीं कैलकुलेट कर सकते. तो इसलिए परचेज हमें ध्यान में रखी, तो वहां पे वो 5 इयर्स परचेज कह रहा है, तो 22,000 यानी एवरेज प्रॉफिट इनटू द इयर्स परचेज कर दिया. 22,000 इंटू 5 इक्वल्स टू 1,10,000 हमारा निकल के आ गया. ये हमारी क्या हुई, टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल हुई. यानी कि 3 पार्टनर्स थे, तीनों की इसमें गुडविल है. वो टोटल जो गुडविल उस फर्म की निकली वो क्या है, 1,10,000. बट इसमें वो क्वेश्चन में कह रहा है कि सिर्फ हमें अपर्णा की निकालनी है. अब हमें अपर्णा की निकालने के लिए क्या करेंगे, हम क्वेश्चन में फिर जाएंगे, क्वेश्चन में देखेंगे कि अपर्णा का कितना शेयर था प्रॉफिट का, क्योंकि उसकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी के अकॉर्डिंग हम उसका बांटेंगे. अपर्णा क्योंकि देखिए क्या है कि सुमाना और सुपर्णा और अपर्णा 3 थे, अपर्णा यानी कि लास्ट, यानी कि इसका 1 था, 3:2:1 है, यानी कि इसका पोर्शन कितना था, 1/6 जो रेशियो था इसका 1/6 रेशियो था. अब 1/6 कैसे निकाला हमने, ये सबको पता होगा, 3 + 2 + 1 यानी कि 6, 1/6 इसका. तो सुमाना का अगर पोर्शन निकालना होता तो क्या होते, 3/6 करते, 3/6 कर देते. सुपर्णा का निकालना होता तो हम क्या करते, 2/6 कर देते. तो इस तरीके से यहाँ पर 3 तरीके से सुमाना, सुपर्णा एंड अपर्णा का हमें पार्टनर का रेशियो दे रखा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और हमें यहाँ पे सिर्फ अपर्णा का देखना है. तो अपर्णा का किस, इसके हिसाब से क्या हुआ, 1/6 रेशियो हुआ. तो इसी के हिसाब से इसकी गुडविल भी हम कैलकुलेट कर लेंगे. तो क्या है, टोटल गुडविल अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल गुडविल इनटू 1/6, यानी कि इसका पोर्शन कितना हुआ, इसको प्रोपोर्शन कितना मिलेगा, 18,333, यानी 18,333. इसको राउंड फिगर में भी ले सकते हैं, 18,300 भी कर सकते हैं. तो इस तरीके से जो गुडविल है, गुडविल कैसे हम कैलकुलेट करेंगे,
यहाँ पर आपने देखा कि हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड में, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट मेथड सबसे पहले समझना जरूरी है, क्योंकि आगे के जितने भी आप मेथड पढ़ोगे, आपका कैपिटलाइजेशन मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड है, एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है, इन सब में ही आपका ये एवरेज प्रॉफिट तो कहीं ना कहीं काम आता ही है। इसके बगैर आपका आगे के क्वेश्चंस, आगे के जो मेथड्स हैं उसे भी एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है वो सबसे पहले समझना जरूरी है। और इसकी एडजस्टमेंट कल मैं आपको जब पढ़ाऊंगी तो इसके एडजस्टमेंट का ही क्वेश्चन लेकर के आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से एडजस्टमेंट को हम सेट आउट करते हैं, एडजस्ट करते हैं विद द प्रॉफिट, और फिर हम कैसे निकालते हैं। क्योंकि ये, अच्छा एक चीज और बता दूं कि जो ये प्रॉफिट में एडजस्टमेंट मैंने समझाए हैं, ये प्रॉफिट में एडजस्टमेंट हर क्वेश्चन में, तो आप चाहे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट निकालें, चाहे कैपिटलाइजेशन मेथड को एप्लीकेबल कर रहे हो, चाहे आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट में मेथड को एप्लीकेबल कर रहे हो, क्योंकि ज्यादा सभी में ही आपको एवरेज प्रॉफिट को निकालना पड़ेगा। और जहां एवरेज प्रॉफिट आप निकालेंगे वहां पर ये एडजस्टमेंट अगर क्वेश्चन में दिए हुए हैं तो आपको पहले एडजस्टमेंट करना जरूरी हो जाएगा, चाहे आप कोई सा भी मेथड एप्लीकेबल कर रहे हो। तो इसलिए आपको मेथड जानना जरूरी है और एडजस्टमेंट जानना जरूरी है। आज हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा, कल हम इस एडजस्टमेंट के साथ में हम दूसरे मेथड को पढ़ेंगे।